जय हिंद दोस्तों। मैं सीए वैभवचंद आपके सामने दोबारा पेश हूँ अपनी तीसरी वीडियो लेकर। आज दोस्तों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। परचेज एंट्री। हम परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे, लेकिन परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे पीओ और रिसिप्ट नोट के साथ। पीओ मींस परचेज ऑर्डर और उसके बाद रिसीट नोट और उसके बाद परचेज इनवॉइस की एंट्री। सबसे पहले हम उसका मीनिंग जानेंगे कि परचेज ऑर्डर का मीनिंग क्या है, रिसीट नोट की एंट्री करना जरूरी है या नहीं है, और उसके बाद परचेज इनवॉइस की एंट्री किस तरीके से होगी। पहले मैं आपको तीनों का मीनिंग समझाऊंगा, उसके बाद करूंगा। लेकिन सबसे पहले ना एक छोटी सी एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी का नाम है वीएस ट्रेडर्स। कंपनी का नाम है वीएस ट्रेडर्स। और मेलिंग नेम भी मैंने उस दिन आपको डिस्क्राइब करा था, दोबारा बता देता हूँ। मेलिंग नेम वो होगा जो आपके इनवॉइस पे प्रिंट होके आएगा ऊपर, तो आपको मेलिंग नेम भी यहाँ पे सेम रखना है। और एड्रेस के लिए कुछ मैं आपको इनपुट्स दे रहा हूँ। ये हमारी कंपनी की डिटेल है, वीएस ट्रेडर्स, जिसका जीएसटी नंबर ये है 0788EFP, जो मैंने मेंशन कर रखा है। लेकिन ये वाली कंपनी की डिटेल हमारी है। हमारी मीन्स जिसकी कंपनी में हमें परचेज की एंट्री करनी है। तो वीएस ट्रेडर्स दिल्ली रजिस्टर्ड फर्म है। और दिल्ली रजिस्टर्ड फर्म है, स्टेट हो गया आपका दिल्ली। यहाँ पे आप पिन कोड डाल देंगे, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, और वेबसाइट। अवेलेबल हो तो डाल दें, वरना ये जरूरी नहीं है डालना। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा फाइनेंशियल ईयर भी मतलब 1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 तक खत्म होगा, और बुक्स भी मेरी सेम पीरियड की। एक्सेप्ट करके आगे आ जाएंगे। इतना एक्सेप्ट करने के बाद मैंने आपको पहली वीडियो में भी कंपनी बनाना सिखाई थी, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फीचर्स हैं, फीचर्स जो होते हैं वो कंपनी की नीड के हिसाब से ओपन होते हैं, या जिस बंदे को अपनी कंपनी में कोई फीचर्स नहीं चाहिए तो वो उसे नो कर सकता है। अब जब आपकी कंपनी बन जाती है, जब आपकी कंपनी बन जाती है, ये देखिए, जब आपकी ये कंपनी बन गई तो एक फीचर आता है, अनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। ये एक ब्रैकेट में आपको एक लाइन मेंशन होगी कि आप अपनी बिजनेस नीड के हिसाब से इस फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब आप ये बात देखिए कि जब मुझे कोई फीचर्स चाहिए होगा तो मैं उसे यस करूंगा, वरना नो कर दूंगा। जो मैं मेरी फर्म है वीएस ट्रेडर्स, वो दिल्ली बेस्ड फर्म है, और वीएस ट्रेडर्स जो बिजनेस करेगी वो एयर कंडीशनर खरीद के उसे बेचने का करेगी, यानी कि एक ट्रेडिंग फर्म है। एसी खरीदने बेचने का काम है एयर कंडीशनर का। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं एयर कंडीशनर जब परचेज कर रहा हूं तो एयर कंडीशनर एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के लिए यानी कि मुझे अपना स्टॉक भी मेंटेन करना है। तो जब कंपनी आपकी बन जाए, कंपनी को बनाने के बाद मेंटेन अकाउंट्स को आपको जनरली यस करना है, अनेबल बिल वाइज एंट्री यस। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मेंटेन इन्वेंट्री। अगर किसी का ऑप्शन यहाँ पे नो होता है और वो प्रोडक्ट सेक्टर में डील कर रहा है, स्टॉक उसे मेंटेन करना है, तो वो इस फीचर को यस करके चलेगा। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यस। और उसके बाद आ रहा है अनेबल जीएसटी। आप जीएसटी को अनेबल करना चाह रहे हैं, यस, क्योंकि मेरी दिल्ली बेस्ड फर्म है तो स्टेट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिल्ली दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी बनाते समय मैंने स्टेट को दिल्ली सेलेक्ट करा। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी नो, और यहाँ पे जीएसटीएन नंबर आप इसका फिल कर देंगे। ठीक है, जीएसटीएन नंबर डालने के बाद पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 मंथली। और इतना करने के बाद इनवॉइसिंग अभी इस फर्म पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसकी टर्नओवर अभी 5 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रही है। 1 अगस्त 2023 से ये नियम लागू हो गया है कि अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ को क्रॉस कर गई है तो आपको ई इनवॉइस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ई वे बिल एप्लीकेबल यस, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, और एप्लीकेबल इन इंटरेस्ट रेट यस। इतना एक्सेप्ट करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे।
अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। क्या आप जीएसटी रेट और अदर डिटेल को इसमें सेट करना चाह रहे हैं? तो मैंने उस दिन भी आपको बात खोली थी कि अगर आपका काम ये है कि मैं एक ही परसेंटेज का माल खरीदता हूँ और एक परसेंटेज का बेच देता हूँ, तो आप यहाँ पे इसे यस करके अंदर इसमें मॉडिफाई करेंगे, वरना आप इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वीएस ट्रेडर्स भी जो है वो मल्टीपल सेक्टर में डील करेगी, मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करेगी। 5% वाली भी परचेज हो सकती है, 12 वाली भी हो सकती है, 18 वाली भी हो सकती है, 28 वाली भी हो सकती है। ठीक है, इतना एक्सेप्ट कराने के बाद आपकी कंपनी क्रिएट हो गई वीएस ट्रेडर्स। ये देखिए, आपकी एक कंपनी क्रिएट हो गई है वीएस ट्रेडर्स, जहां पे लिखा हुआ आ रहा है नो वाउचर सेंटर्ड। वीएस ट्रेडर्स नो वाउचर सेंटर्ड आपकी कंपनी बन गई। कंपनी को बनाने के बाद अब आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वाउचर एंट्री क्रिएट करने का। लेकिन दोस्तों, आज हम जब वाउचर एंट्री क्रिएट करेंगे, हम करेंगे तो परचेज इनवॉइस का ही, और मैंने जो पहली वाली वीडियो भी रखी थी वो परचेज इनवॉइस की रखी थी, लेकिन वो डायरेक्ट परचेज एंट्री थी। वहां पे ना कहीं परचेज ऑर्डर का जिक्र था, ना ही वहां पे रिसीट नोट का जिक्र था। आज जो हम एंट्री करने वाले हैं, सबसे पहले हम सामने वाली पार्टी को ऑर्डर देंगे, परचेज ऑर्डर अपने यहाँ से इश्यू करेंगे। उसके बाद जब वहां से माल आ जाएगा तो मैं अपने यहाँ रिसीट नोट जनरेट करूंगा, और फाइनली उसके बाद मैं परचेज इनवॉइस की एंट्री करूंगा। तो सबसे पहले हम एक ये देख लेते हैं कि परचेज ऑर्डर के मायने क्या है, उसके बाद रिसीट नोट के मायने क्या है, और फिर परचेज इनवॉइस की एंट्री करेंगे। हमारे दोस्तों 3 स्टेप चलेंगे, परचेज ऑर्डर, रिसीट नोट और परचेज वाउचर। ये देखिए, परचेज ऑर्डर देखिए, पहला पॉइंट है, परचेज ऑर्डर इज अ कॉमर्शियल सोर्स डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड बाय बिजनेस परचेजिंग डिपार्टमेंट व्हेन प्लेसिंग एन ऑर्डर विद इट्स वेंडर और सप्लायर्स। परचेज ऑर्डर बेसिकली क्या होता है? कॉमर्शियल सोर्स डॉक्यूमेंट है जो कि परचेजिंग डिपार्टमेंट अपने वेंडर्स को इशू करता है। क्या इशू करता है? कि मुझे ये वाला गुड्स जो मैं खरीदना चाह रहा हूं, किस क्वांटिटी में चाहिए, कितनी क्वांटिटी मुझे उसकी खरीदनी है, किस रेट पे चाहिए। ठीक है, और वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें बताता है कि ये मान लो मुझे 20 क्वांटिटी इस एयर कंडीशनर की 50,000 रुपए के रेट पे चाहिए, और एक परचेज ऑर्डर नंबर अपना जनरेट करेगा और सामने वाले बंदे को वो भेज देगा। सामने वाला बंदा जब उसे रिसीव करेगा तो वो उसके ऊपर होता है कि सामने वाला बंदा उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर लेकिन मेरा वेंडर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका मतलब क्या होता है? फिर वो लीगली बाउंड हो जाती है कि दोनों पार्टियों पे वो कॉन्ट्रैक्ट एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भैया मुझे इतनी क्वांटिटी खरीदनी है, और सामने वाले ने एक बार एक्सेप्ट करा तो उसे फिर वो क्वांटिटी आपको भेजनी पड़ेगी। इसमें परचेज ऑर्डर का फायदा क्या होता है? जब भी मैं परचेज ऑर्डर सामने वाले को भेज रहा हूं ना, तो परचेज ऑर्डर जब मैं भेजूंगा उसे, तो जब मेरे पास माल आ जाएगा, मेरा गुड्स आ जाएगा, तो मैं उससे गुड्स का मिलान कर सकता हूं कि मेरा गुड्स वही आया है जो मैंने अपने परचेज ऑर्डर में लिख के दिया था। दूसरा पर्पस मेरा क्या सोल्व होगा कि जब परचेज इनवॉइस आएगा तो जो मैंने परचेज ऑर्डर में रेट लगा के दिए थे, जिसपे सप्लायर एग्री हुआ था, रेट वही लग के आए हैं या कहीं डिफरेंट रेट तो नहीं लग के आ गए। ठीक है, देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि जब माल मल्टीपल बल्क में आता है ना, मल्टीपल आइटम्स आते हैं और बल्क में माल आता है, तो वहां पे हो सकता है आपके 150 आइटम हो, 200 आइटम हो, तो वहां पे परचेज ऑर्डर, रिसीट नोट और परचेज इनवॉइस के थ्रू ही सारी की सारी प्रोसेस चलती है। तो एक बार जल्दी जल्दी मायने समझ लेते हैं। परचेज ऑर्डर बेसिकली एक कॉमर्शियल सोर्स डॉक्यूमेंट है जो कि परचेजिंग डिपार्टमेंट इशू करता है अपने वेंडर्स और सप्लायर्स को। पॉइंट नंबर 2, परचेज ऑर्डर में आपकी ऑर्डर डेट, जिस डेट में आप ऑर्डर कर रहे हो, बायर और सप्लायर का नाम, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, आप क्या मंगाना चाह रहे हो, ठीक है, आइटम नंबर, प्राइस, क्वांटिटी और पीओ नंबर मेंशन होता है। ठीक है, कुल मिला के अगर हम समझे पॉइंट नंबर 3 में, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बायर ड्राफ्ट करता है सेलर से माल खरीदने के लिए। फोर्थ नंबर क्या लिखा है? पीओ नंबर जो है वो एक यूनिक नंबर होता है जो कि एक सर्टेन ऑर्डर के साथ एसोसिएटेड रहता है। 2 पर्पस को ये सोल्व करता है। पहला पर्पस तो ये कि जो माल मैंने रिसीव करा है वो उतना ही माल था जितना कि मैंने परचेज ऑर्डर में लगा के दिया, या सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी का माल है या नहीं है। दूसरी बात, परचेज ऑर्डर में जो मेरे पास माल आया है, फाइनली इनवॉइस बन के आया है, उसमें भी वही रेट लगाए गए हैं जो रेट मैंने परचेज ऑर्डर करते समय तय करे थे। एक बार, 5वां पॉइंट है, एक बार अगर सेलर पीओ को रिसीव कर ले और उसके ऊपर होता है वो उसे या तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे, या पार्शियली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे,
लेकिन अगर एक बार पीओ एक्सेप्ट हो गया, इट बिकम्स अ लीगली बाउंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ पार्टीज इन्वॉल्व। वो दोनों पार्टीज पे इक्वली बाउंड हो जाता है कि अब दोनों पार्टीज उस बात से हट नहीं सकती है। मैंने सामने वाले को पीओ रेज कर दिया, ठीक है, तो सबसे पहले पीओ बनाना सीख लेते हैं। अब हम वापस टैली पे आएंगे, हम वाउचर्स में जाएंगे और वाउचर्स में जाके देखिए, वाउचर्स में आपको ये विंडो शो होगी और विंडो शो होने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, आपके राइट हैंड साइड पे ये इस जगह, आपके राइट हैंड साइड पे इस जगह आपको ये F2 डेट, F3 कंपनी का, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसीट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, डिफरेंट वाउचर्स के नाम मिलेंगे। लेकिन हमें क्योंकि परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है, तो ये जो मेरा ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना F10, मेरा जो ये वाला ऑप्शन आ रहा है F10, यहाँ पे परचेज के नीचे जो ऑप्शन आ रहा है F10 का, तो मैं यहाँ पे इसे प्रेस करूंगा, ये आप देख पा रहे हैं, अदर वाउचर्स F10, ठीक है ना। तो मैं इसे प्रेस करूंगा और प्रेस करने के बाद मैं यहां पे टाइप करूंगा परचेज ऑर्डर। मैंने परचेज ऑर्डर टाइप करा। जब परचेज ऑर्डर आप टाइप कर देंगे, आपको पूरा टाइप करना है, ठीक है ना। हो सकता है परचेज लिखने के बाद आपको शो ना हो, तो पूरा टाइप करना है। परचेज ऑर्डर जैसे ही आप टाइप करेंगे, आप कंट्रोल 9 भी प्रेस कर सकते हैं, तो आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की विंडो शो होगी। यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर वाउचर, एक्टिवेट नाउ। वो आपसे पूछ रहा है कि आपको एक्टिवेट करना है, हम कहेंगे यस, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद सर अब आपको ये पूछा जाएगा कि आप कौन सी डेट में ऑर्डर करना चाहते हो। मान लो वो डेट है 5 अप्रैल 2023 में मैं ऑर्डर करना चाहता हूं। किसको ऑर्डर करना चाहते हो? तो मैंने जो एक छोटी सी एक्सरसाइज बनाई है, उसमें मेरे जो वेंडर का नाम है वो है स्मार्ट सॉल्यूशन। स्मार्ट सॉल्यूशन को मैं ऑर्डर करना चाह रहा हूं कि भैया मेरी 10 क्वांटिटी 50,000 रुपए पर पीस के हिसाब से मुझे ऑर्डर करनी है एयर कंडीशनर की। मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन हुआ है, प्रोडक्ट का नेम मेंशन हुआ है और मित्सुबिशी कंपनी का है, ठीक है। मुझे ये परचेज ऑर्डर इसका क्रिएट करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके सप्लायर का नाम क्या है? ये तय हो गया, स्मार्ट सॉल्यूशन, स्मार्ट सॉल्यूशंस। जब आप एक बार आपने पार्टी का नाम बना लिया, तो आप इसे इसकी कैटेगरी तय करेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स और इसका एड्रेस मेंशन कर देंगे। गाजियाबाद। गाजियाबाद में यानी कि आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और आप इसके बाद इसका पैन नंबर मेंशन करेंगे। पैन नंबर मेंशन करने के बाद आप इसका जीएसटी नंबर मेंशन करेंगे वेंडर का। और जीएसटी नंबर लिखने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करवा देंगे। यानी कि आप सामने वाली पार्टी जो है वो जो मेरा वेंडर है वो है मेरा स्मार्ट सॉल्यूशन, उससे मुझे 20 पीस ऑर्डर करने हैं, मुझे उसे 10 क्वांटिटी ऑर्डर करनी है 50,000 रुपए के रेट पे। अच्छा, मोड, अब आपके सामने विंडो शो होगी, ऑर्डर डिटेल, मोड, टर्म्स ऑफ पेमेंट। आप जो सामने वाली पार्टी को पेमेंट करोगे, जो टर्म्स ऑफ पेमेंट वो क्या तय करना चाह रहे हो? आपने कहा भैया मैं तो सारा का सारा जो आपको पैसा है वो चेक के थ्रू दूंगा। उसने कहा कुछ अदर रेफरेंसेस भी हैं, मतलब किसी और तरीके से भी दे सकते हो। हमने कहा जो छुटपुट पैसा बचेगा वो हम आपको कैश में पे कर देंगे। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, भैया मुझे 8 दिन के अंदर डिलीवरी चाहिए ही चाहिए, 8 डेज के अंदर। इतना एक्सेप्ट करवाने के बाद जब आप आगे आएंगे तो आपसे पूछेगा परचेज लेजर, तो आप एक लेजर क्रिएट करेंगे परचेज, जो परचेज अकाउंट्स के अंडर में जाएगा।
और आपसे पूछेगा क्या इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, केवल सबसे नीचे जाके टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स सिलेक्ट करना है और इसे एक्सेप्ट करा देना है। एक्सेप्ट कराने के बाद आप ये देखिए कि जब मैं इसे एक्सेप्ट कराऊंगा तो वो आपसे पूछेगा कौन सा आइटम आप इसे मंगाना चाह रहे हैं, कौन सा आइटम मंगाना चाह रहे हैं। हमने कहा कि ओल्ड सी करके कि हम इससे मॉडल नंबर मित्सुबिशी कंपनी का ये वाला मंगाना चाह रहे हैं, एमएसडी के 18 बीए। हमने मॉडल नंबर यहां पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और कौन सी कंपनी है, मित्सुबिशी, तो ये उसके अंडर में चला जाएगा। ठीक है, अंडर में आप नाम टाइप करेंगे कंपनी का, जिस कंपनी का वो मॉडल नंबर है, और जो आप आइटम मंगा रहे हो उसका मेजरमेंट बेसिकली आप करते किस चीज में हो, नंबर्स में करते हो, किलो में करते हो, डोजन में करते हो, पीसीज में करते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। हम यहाँ पे मान लो मेंशन करते हैं एनओएस, सिंबल जो है उसका एनओएस है और फॉर्मल नेम क्या होगा, नंबर्स, और यहाँ पे एनओएस टाइप करेंगे आप। यूक्यूसी का मतलब होता है यूनिट क्वांटिटी कोड। आप बेसिकली नंबर्स का जो यूक्यूसी होगा वो एनओएस होगा, किलोग्राम्स का जो होगा वो केजीएस होगा, पीसीस का जो है वो पीसीएस होगा, इस टाइप से। अच्छा, जो आइटम आप मंगाना चाह रहे हो, जो आप उसे परचेज ऑर्डर में लिख के दे रहे हो, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, बिल्कुल है जी। उस पे एचएसएन डिटेल आप क्या मेंशन करना चाह रहे हो, हमने कहा स्पेसिफाइड डिटेल हियर 84151010, मैंने यहाँ पे उसे मेंशन कर दिया। और जो आइटम आप मंगा रहे हो उस पे जीएसटी रेट कौन सा एप्लीकेबल है, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे वो मेरा आइटम टैक्सेबल है 28% के रेट पे, और वो गुड्स है। कितनी क्वांटिटी, 10,000, 50,000 रुपए के रेट पर। इतना एक्सेप्ट करने के बाद आप ये देखेंगे ना, यहाँ पे एक मुझे इंडिकेशन आ रहा है कि ऑर्डर नंबर आपका क्या है। मैं कह रहा हूं कि मेरा ऑर्डर नंबर अभी 1 है, ठीक है ना, मैं एक ऑर्डर नंबर के जो अगेंस्ट है वो माल रिसीव करना चाह रहा हूं, तो अभी मेरा ऑर्डर नंबर क्या चलेगा, 1 चलेगा। तो इतना करने के बाद मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट करा दूंगा और मेरा एक पीओ क्रिएट हो जाएगा कि मैं मित्सुबिशी कंपनी का एमएसडी के 18 बीए मॉडल नंबर 10 क्वांटिटी 50,000 रुपए के रेट पर सामने वाले को एक पीओ भेज रहा हूं। अब ये पीओ सामने वाले के ऊपर है, वो इसे एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। इतना करने के बाद अब मैं ये मान के चल रहा हूं सामने वाला बंदा मेरे पीओ को एक्सेप्ट कर लेता है और सारी की सारी क्वांटिटी देने के लिए 8 दिन के अंदर मान जाता है कि भैया मैं 8 दिन के अंदर आपको प्रॉपर डिलीवरी कर दूंगा, और फाइनली वो मुझे माल भेज देता है। जब वो मुझे माल भेज देता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे यहाँ पे माल रिसीव हो गया, तो मैं एक अपने यहाँ पे रिसीट नोट जनरेट करूंगा। लेकिन रिसीट नोट को जनरेट करने से पहले आपको पोजीशन कुछ दिखा दें कि जब आप डिस्प्ले में जाओगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाओगे और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखोगे, तो आपका जो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है अभी वो 10 क्वांटिटी 50,000 रुपए के रेट पे 5 लाख रुपए की पूरी पेंडिंग है। अभी मेरे पास एक भी क्वांटिटी नहीं आई है। 10 नंबर बैलेंस 10 क्वांटिटी, यानी कि मैंने कुछ भी रिसीव नहीं कराया है, 50,000 रुपए के रेट पे 5 लाख। ऐसा भी हो सकता है सामने वाला माल आपको अभी पूरा ना भेजे, 8 क्वांटिटी भी भेज सकता है, ठीक है। अगर वो 8 क्वांटिटी भेजेगा तो ऑर्डर्ड क्वांटिटी में तो 10 नंबर लिखे आएंगे, लेकिन बैलेंस क्वांटिटी में आपका जब 8 भेज देगा तो यहाँ पे 2 नंबर आपके लिखे हुए आ जाएंगे कि भाई बैलेंस सामने वाले पे मेरे 2 क्वांटिटी अभी पेंडिंग है भेजनी। लेकिन हम इस एक्सरसाइज में ये मानेंगे कि सामने वाला माल मुझे पूरा भेज रहा है। अब मेरी जो अगली स्टेप है वो है रिसीट नोट जनरेट करना। मैं वाउचर्स में जाता हूं, F10 दोबारा प्रेस करूंगा, अदर वाउचर्स, और रिसीट नोट में लिखूंगा, एंटर करूंगा। फिर वो पूछेगा क्या आप इसे एक्टिवेट करना चाह रहे हो रिसीट नोट को, यू नीड टू एक्टिवेट द रिसीट नोट वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ, यस। मैं इसे एंटर करूंगा और रिसीट नोट यहाँ पे मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 अप्रैल में ये सारा का सारा माल रिसीव कर लेता हूं। 8 अप्रैल में सारा का सारा माल मुझे रिसीव हो जाता है। अब कुछ ना कुछ रेफरेंस नंबर तो आएगा जिसके थ्रू मेरे पास माल आएगा। मान लो वो रेफरेंस नंबर है 10 और पार्टी का नाम है स्मार्ट सॉल्यूशन जो मुझे माल भेज रही है। और कौन से ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट भेज रही है, मैंने पीओ नंबर क्या दिया था, ए, तो इसे सिलेक्ट करेंगे
और इसे एक्सेप्ट करवाने के बाद यहाँ पे ऑटो फिल हो कि आप परचेज करना चाह रहे हो MSGK 18VA मॉडल की मित्सुबिशी कंपनी की 10 क्वांटिटी, ठीक है ना। वो सारा का सारा माल आपको रिसीव हो गया, हम ये मान के चल रहे हैं ऑर्डर नंबर 1 के अगेंस्ट। ईबे बिल को आप नो करके चलेंगे अभी, और इसे एक्सेप्ट करवा देंगे कि 8 अप्रैल में रिसीट नोट में आपको सारा का सारा माल रिसीव हो जाता है, ठीक है, रिसीव हो जाता है। देखो जी, जब आप इतना एक्सेप्ट करवा देंगे ना, तो पहली जो आपकी स्टेज थी वो थी कि जब आपने पीओ रेस करा। सेकंड स्टेप कौन सा हुआ? जब मैंने स्टोर में अपने उस माल को रिसीव करा रिसीट नोट नंबर में। यानी कि 2 स्टेप मेरे कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट, जब मैंने पीओ ऑर्डर रेस परचेज ऑर्डर रेस करा, और सेकंड, जिस पीओ के अगेंस्ट मुझे वो रिसीट नोट नंबर अपने स्टोर में रिसीव हो गया है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा मेरा परचेज इनवॉइस डालने का। सर, अगर जैसे मेरे पास माल रिसीव हो गया और मैं पीओ नंबर डालू ही ना, तो क्या होगा? तो एक बार हम उसे भी चेक कर लेते क्या होगा। जब मैं डिस्प्ले पे आऊंगा, अपने ट्रायल बैलेंस पे आऊंगा, तो मुझे क्या शो होगा ना कि जब मैं परचेज में जाता हूं तो परचेज में लिखा हुआ आता है परचेज बिल टू कम, यानी कि अभी परचेज बिल आया ही नहीं है। यहां पे आपको देखो ये इंडिकेशन आएगा परचेज बिल टू कम, आपका परचेज बिल अभी आया नहीं है, तो परचेज इनवॉइस आपको डालना जरूरी होता है। और सर, अगर मैं रिसीट नोट जनरेट ना करूं और सीधा परचेज की एंट्री कर दूं, तो उस केस में भी ये इंडिकेशन आएगा कि अभी आपकी रिसीट नोट की एंट्री डालनी जरूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आपने परचेज ऑर्डर क्रिएट कर दिया ना, तो आपको रिसीट नोट नंबर और परचेज इनवॉइस दोनों की एंट्री डालनी जरूरी होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी तक परचेज इनवॉइस यहाँ पे नहीं डाला है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो इंडिकेशन आ रहा है वो आ रहा है परचेज बिल्स टू कम, यानी कि अभी मेरे पास वो जो इनवॉइस है उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं हुई है, या बिल मेरे पास सामने वाली वेंडर से आया नहीं है। देखिए, परचेज बिल टू कम। चलिए जी, तीसरा स्टेप भी पूरा कर लेते हैं। मैं दोबारा वाउचर्स पे आता हूं। अब आप खुद ही सोचिए भाई, मेरे रिसीट नोट और परचेज ऑर्डर तो पूरा हो गया, अब मेरा जो लास्ट स्टेप है वो है परचेज का। अच्छा, जब मैं वीएस ट्रेडर्स बना रहा था, तो मेरी वीएस ट्रेडर्स कहां पे रजिस्टर्ड थी? दिल्ली रजिस्टर्ड फर्म थी। और जो जिससे मैं माल खरीद रहा हूं, जो मेरा वेंडर है स्मार्ट सॉल्यूशन, वो कहां पे रजिस्टर्ड है? वो है गाजियाबाद की पार्टी। तो ये मेरी कौन सी सप्लाई हुई है जो मैं परचेज कर रहा हूं? ये है इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि आउट ऑफ द स्टेट जाके मैं परचेज कर रहा हूं। तो मेरे पे क्या लग के आएगा? आईजीएसटी आईटीसी लग के आएगा, जिसका कि मैं इनपुट क्लेम करूंगा। अब मान लो सामने वाला जो मुझे इनवॉइस रेज कर रहा है, सेम डेट में कर रहा है जिस दिन उसने मुझे माल भेज दिया, 8 अप्रैल 2023 में, और इनवॉइस नंबर वो रेज कर देता है मुझे 85। कौन पार्टी रेस कर रही है? स्मार्ट सॉल्यूशन, जिससे मैंने माल रिसीव करा था। और कौन से रिसीट नोट के अंदर? जब मैंने परचेज ऑर्डर करा था, तो एक परचेज ऑर्डर नंबर दिया था, जिसमें मुझे जब माल रिसीव हुआ तो मैंने वहां पे रेफरेंस दिया था कि परचेज ऑर्डर 1 के नंबर मुझे माल रिसीव हो रहा है। लेकिन जब मैं परचेज इनवॉइस दे रहा हूं, तो सामने वाला कह रहा है भाई साहब, कौन से रिसीट नोट के अगेंस्ट आप ये परचेज इनवॉइस को अपने यहाँ पे एंटर करना चाह रहे हो? तो वो है रिसीट नोट नंबर 10, क्योंकि आपको याद हो जब मैंने रिसीट नोट नंबर लिखा था तो वहां पे रेफरेंस नंबर 10 लिखा था। आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे आता है डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू वो डिस्पैच होगा? मान लो मैं लिखता हूं वैन, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या होगी जी? कहां पे माल आना है? दिल्ली। अगर किसी एजेंट वगैरह के थ्रू आ रहा है तो बिल्कुल लिख दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। और यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर आपका जो भी है उसे मेंशन कर दीजिए। इतना एक्सेप्ट करवाने के बाद आप आगे बढ़ जाइए, और आपका ऑटो फिल होके आएगा कि भैया जितना आपने परचेज आपने ऑर्डर करा था और जितनी आपकी रिसीट नंबर आई थे, तो रिसीट नंबर के हिसाब से पूरी की पूरी क्वांटिटी आपकी उठा लेगा। 10 नंबर 50,000 रुपए के रेट पे 5 लाख रुपए के आपने रिसीव कर ली। तो सर ये यहाँ पे एंट्री कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी परचेज ऑर्डर में कोई आईजीएसटी नहीं लग के गया। जब माल आया तब कोई आईजीएसटी लग के नहीं आया, लेकिन जब फाइनली इनवॉइस आया है तो आईजीएसटी के साथ ही पेमेंट करना पड़ेगा ना। आईजीएसटी आईटीसी 28%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी कौन से वाला है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स 28%।
ये देखिए ऑटो फिल हो गया। आईजीएसटी क्यों लगाया है? क्योंकि जो मेरी रजिस्टर्ड फर्म है वो वीएस ट्रेडर्स दिल्ली की है और जो मैं माल खरीद रहा हूं वो मैं यूपी से खरीद रहा हूं। इतना करने के बाद यहाँ पे ई वे बिल को अभी हम नो बना के चल रहे हैं। इतना करने के बाद आप इसे नरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, बीइंग मॉडल नंबर MSGK 18VA, जो भी पूरा मॉडल नंबर है आप इसे मेंशन कर दीजिए। परचेज फ्रॉम स्मार्ट सॉल्यूशंस, और ये आपकी एंट्री यहाँ पे एक्सेप्ट करो। अब आप दोबारा ट्रायल बैलेंस में जाके देखिए। जब आप दोबारा ट्रायल बैलेंस में जाके देखते हो तो ना तो कहीं यहाँ पे ये लिखा आएगा बिल्स टू कम, क्योंकि बिल अब चढ़ चुका है पूरे का पूरा, ये देखिए, ठीक है ना। और जब आप करंट लायबिलिटी में जाते हो तो करंट लायबिलिटी में आपको दो चीजें शो होंगी। क्या? एक तो सन्ड्री क्रेडिटर, क्यों? क्योंकि मुझे स्मार्ट सॉल्यूशंस का अब कितना पेमेंट खड़ा हो गया मेरे पास, 6,40,000 रुपए जो मुझे उसका पे करना है। और दूसरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में मेरा आईजीएसटी आईटीसी जो मैं क्लेम करूंगा वो 1,40,000 रुपए का आ गया है। तो दोस्तों इसका स्टेप क्या रहा? फर्स्ट, सामने वाले को मुझे पीओ रेज करना है। सेकंड, मैं जब माल रिसीव करूंगा तो उसका रिसीट नोट भी एंटर करना है। और थर्ड, फाइनली मुझे इनवॉइस चढ़ाना ही चढ़ाना है, क्योंकि अगर आप इनवॉइस नहीं चढ़ाओगे तो आपको इंडिकेशन आएगा बिल्स टू कम, बिल्स आना अभी बाकी है, ठीक है ना, उसका बिल आना अभी बाकी है। और अगर बिल आप एंटर नहीं करोगे तो उसका कोई भी इंपैक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में उसका दिखाई नहीं देगा। तो आपको बिल एंटर करना बहुत जरूरी है। तो आपको तीन स्टेप तीनों साइमल्टेनियसली फॉलो करने हैं कि भैया सबसे पहले मैं परचेज ऑर्डर रेज करूं, परचेज ऑर्डर रेज करने के बाद उसमें अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता दूं। उसके बाद जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो मैं रिसीट नोट को अपने यहाँ पे चढ़ा लूं, और उसके बाद फाइनली परचेज इनवॉइस की भी एंट्री मेरे यहाँ पे होनी जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और मेरे साथ हर वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं करीबन आपके साथ 40 से 45 लेक्चर 1 बाय 1 सारे के सारे कवर करूंगा। और मेरी कोशिश आपसे पेरोल अकाउंटिंग की भी है कि मैं पेरोल अकाउंटिंग भी आपके साथ कवर कर पाऊं। तो 1 बाय 1 एक एक स्टेप पे चलेंगे। और क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग करी है वो कंपनी बनाने से करी है, तो मैं कोशिश करूंगा एंड मोमेंट तक भी इसे खत्म कर पाऊं कि हर स्टेप आपका जो है वो एक के बाद एक क्लियर हो जाए, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर देना, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।